अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण बड़ी अहम खबरें हैं। इमरान खान की गंडापुर को कैसी तसल्ली दी गई, अमरीकी इमदाद बंद क्यों हुई। इमरान खान कहते हैं कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। हाकी वर्दी वाले जज कौन से हैं, बड़ा दिलचस्प मुकालमा आपके सामने रखेंगे। और पीपल्स पार्टी जो है वो किस बात की मुजरिम ठहरी। सबसे पहले आप आ जाइए कि इमरान खान साहब ने के नए सदर जुनैद अकबर साहब को बनाया। उसके बाद जेल के अंदर बड़े शान और शौकत के साथ, खुशउस्लूबी के साथ तमाम दरवाज़े खुले, पूरा प्रोटोकॉल था और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान साहब से जेल में मिले। अब ये जो मैं वाक़या आपके सामने रखूँगा, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जेल में जाने का खान साहब को फ़ायदा क्या हुआ और खान साहब कितने सियासी तौर के ऊपर मैच्योर हुए और किस तरह से वो हिकमत से काम ले रहे हैं। और वो कहते हैं कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हुआ कुछ यूँ कि अली अमीन गंडापुर जब जेल में गए, वहाँ पे खान साहब से मिले, तो ज़ाहिर है उनको अब ये है कि जमात की सदारत चली गई केपीके की। फिर गंडापुर साहब को ये भी फ़िक्र लाहक है कि शायद मुझसे जो वज़ारत आला है वो भी छिन जाए। तो खान साहब ने इनको साथ मिलाने के लिए ये कहा कि लोग अली अमीन गंडापुर को हटाने के हवाले से गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। गंडापुर ने खुद मुलाकात में बताया कि उन पर काम का बहुत बोझ है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। गंडापुर की मर्जी से खैबर पख्तूनख्वा में नया सदर मुकर्रर किया। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए जो मुलाकाती गए थे उनके ज़रिए बयान दिया। ये सारी बात उन्होंने गंडापुर के ऊपर खान साहब ने डाल दी और इस तरह से खान साहब ने सियासी बात करते हुए, हिकमत से बात करते हुए तसल्ली दी। और ये झूठी तसल्ली दी गंडापुर को कि कहीं वो चले ना जाएं या कोई और चीज़ ना हो जाए। कि गंडापुर ने मुझे खुद बताया कि मैं बड़ा मजबूर था, मैं बहुत मसरूफ़ था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मेरे ऊपर बहुत बोझ था। तो अब मेरी नींद भी पूरी होगी, मैं वज़ारत आला के हवाले से काम भी अच्छे से करूँगा, तो इस वजह से जो है वो सदारत का बोझ हट गया, तो ये बात अच्छी हुई। लेकिन खान साहब को पूरी कहानी पता है, शेर अफजल मरवत कौन है, वो किसके लिए काम करते हैं, उसकी नीयत क्या है। उन्हें पार्टी के दिगर लोगों के बारे में भी बाखूबी इल्म है और गंडापुर किससे मिलते हैं, किसका पैगाम लेके आते हैं, फिर किसकी तरफ उनका झुकाव है। ये दो कश्तियों के ऊपर लोग सवार हैं। तो खान साहब ने इनकी नब्ज़ जो है उसको पकड़ लिया और उस नब्ज़ को पकड़ने के बाद, बीमारी की तशख़ीस करने के बाद, आप उसी तरह से उसका स्लोली जो है वो इलाज कर रहे हैं और यकीनन ये इलाज कर पाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने अमेरिका का दौरा किया और उस अमेरिकी दौरे का एक और असर ये हुआ, एक बुरी खबर ये हुई कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दिगर ममालिक की जो इमदाद है, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलती है, उसमें IMF की बात नहीं होती, वो बराह रास्त अमेरिका जो है मुख्तलिफ़ ममालिक को देता है, जिसमें जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से चीज़ें हों, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हों या दीगर चीज़ों को देखते हुए, तो वो इमदाद जो थी अमेरिका ने बंद कर दी है। और मोहसिन नकवी साहब के दौरे का एक और बड़ा पहलू ये सामने आया कि वो अमेरिका से पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद को भी बंद करवा के आ गए। मैं इस बात को लिंक इसलिए करता हूँ कि कुछ हासिल तो ना हो सका लॉबिंग करने के हवाले से, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ कि पाकिस्तान ने अमेरिका की इमदाद बंद कर दी, जो कि गलत हुआ, नहीं होनी चाहिए थी। अब ये जो अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद करने की तस्दीक भी जो है वो कर दी है और अमेरिका की जानिब से इमदाद बंद किए जाने के नतीजे में मुतअद्दिद अहम मनसूबे जो हैं वो मुअत्तल हो जाएंगे। वो कौन कौन से मनसूबे हैं, मैं कोशिश करूँगा कल के एपिसोड में आपको बताऊँ कि इमदाद मिलती कितनी थी, कितने अरसे बाद मिलती थी, उसके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल होने थे, या हर साल या हमेशा की तरह वो चीज़ें चलती हैं, और अमेरिका क्यों जो है वो बाज़ ममालिक को इमदाद देता है और इसका तल्लक क्या है। अब चूँकि नई हुकूमत आई है, जो बाइडन की हुकूमत चली गई है, तो जो नई हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की है, इसने वो तमाम प्रोजेक्ट, वो ऐसी चीज़ों को बंद कर दिया है जिनके तहत दूसरे ममालिक के अंदर वो काम नहीं हो रहे थे इमदाद मिलने के बावजूद, जो कि होने चाहिए थे। और इनकी नई पॉलिसी है, जो बाइडन की हुकूमत की पॉलिसियों को ना सिर्फ उन्होंने रद्द किया, बल्कि उन्होंने जिस कलम से साइन किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी फेंक दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो नई पॉलिसी बनाएंगे, उसके तहत इमदाद कब दी जाएगी दोबारा, क्यों बंद की गई है, अब जब नई पॉलिसी बनेगी तो उसके तहत पता चलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान जैसे मुल्क और जो दीगर ममालिक हैं, उनकी जो इमदाद बंद हुई, इसका इनको अच्छा खासा जो है वो नुकसान होगा।
پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پالیسی ہوگی یہ تھوڑے سے سنبھل جائیں، ان کی اپنی کابینہ جب مکمل ہو جائے گی تو کابینہ مکمل ہو جانے کے بعد ان کی جو پالیسی ہے وہ سامنے آئے گی، اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، دیگر ممالک کے ساتھ ان کے روابط کیسے ہوں گے، کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے وہ آگے بڑھیں گے، تو یہ آنے والے دنوں اور ہفتوں کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پوری دنیا کے لیے جو پالیسی بنے گی اس میں پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس سے قبل جیسے انہوں نے افغانستان سے جنگ بندی اور فوجی انخلاء کا فیصلہ کیا تھا، تو یہ ایک نیا سفر شروع ہوگا، اس میں پاکستان کے اندر سفیر کون ہوگا، کس طرح سے چیزیں ہوں گی، تو کافی چیزوں میں کلیئرٹی آئی کہ جن چیزوں کا براہ راست تعلق جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ بھی اور پاکستان کے اندر آئی ایم ایف سے لے کے امداد سے لے کے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہوتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن بطور ریاست پاکستان کو امریکہ کے ساتھ ہی چلنا ہے، آئی ایم ایف سے ہی قرضہ لینا ہے یا چین، رشیا اور کوئی اور اطاعت بنانا ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں، اس بات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہی جڑے رہیں اور وہ جو قرضہ لیا تھا وہ بھی واپس دیں، اس کے اوپر جو سود ادا کرنا ہے اس کو بھی دینا پڑے گا، لیکن امریکی حکام نے پاکستان کو ملنے والی امداد دیگر ممالک سمیت جو ہے وہ بند کر دی۔ میں آخری دم تک لڑوں گا، عمران خان صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور اس سے قبل بھی ہم یہ بات آپ کو بیان کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کو زیر کرنا جو ہے وہ بڑی مشکل بات ہے۔ کل اس کے اوپر میں نے شاہد حقان عباسی صاحب سے بھی سوال پوچھا کہ جس شخص کو آپ نشئی سمجھتے تھے کیا اس کے بارے میں یہ وہم و گمان میں تھا کہ عمران خان صاحب اتنی دیر جیل کاٹیں گے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ سارے سیاسی بیانات تھے، اصل میں حقیقت وہی ہے جو عمران خان صاحب اس وقت نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عمران خان سمیت نون لیگ کوئی بھی دیگر جماعت اسلامی ہی کیوں نہ ان کے ساتھ اطاعت کروں گا۔ یہ کمپلیٹ انٹرویو آپ کو جد دیکھنے کو ملے گا۔ وہیں پر خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے جیل میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی یہ شخص الفاظ کہے تو ان کی اہمیت ہے، اگر کوئی آزاد ہو تو یہ کہے اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اتنی نہیں کہ جو شخص جیل میں ہے وہ پھر بھی کہہ رہا ہے ہم کھڑے ہیں، نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، قوم کے لیے آخری سانس تک کھڑا رہوں گا، یہ مشکلات جلد ختم ہو جائیں گی۔ اس شخص کو آج بھی امید ہے، اس کو تسلی ہے کہ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور میں کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا اور میں کسی صورت نہیں جھکوں گا۔ اس کا سادہ لفظوں میں جواب یہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو چاہیں کر لیں، عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، کوئی ڈھیل نہیں لینی اور نہ ہی کسی کو دینی ہے، مگر ملک اور قوم اور مذہب کی خاطر جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے لڑنا ہے، ظلم، جبر، تشدد جو کچھ کرنا تھا وہ تو وہ کر چکے، تمام حدیں جو تھی وہ پار ہو چکی ہیں، تو اب کیا باقی بچا ہے جس کو وجہ بنا کے یہ کہیں کہ اب ہم عمران خان کو اور جیل سے آگے تو بس موت ہی ہے یا پھانسی گھاٹ ہے۔ تو خان صاحب ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جہاں پہ بات سوچنے کی ختم کرتے ہیں، خان صاحب اس سے آگے سوچتے ہیں اور پھر چیزوں کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ مذاکرات ایک ڈونگ تھا اور یہ سب لوگوں کو پہلے سے علم تھا، لیکن اس کے باوجود ہم ان کھٹ پتلیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان نے ایسے کہا، گزشتہ روز میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ عمران خان نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چاہ کر کیوں مذاکرات کیے تھے، اس میں ایک تو یہ مان توڑنا تھا ان کا کہ یہ بڑے ایروگینٹ ہیں خان صاحب اور یہ بات نہیں کرتے، ڈیموکریٹک جو لوگ ہیں جمہوری پسند یہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے، انہوں نے ایک تو بات کر لی۔ پھر یہ ہوا کہ اس میں خان صاحب کو ہی کامیابی ہوئی مذاکرات میں ناکامی ہونے کے باوجود۔ اب یہ آئندہ کوئی نہیں کہے گا جی کہ آپ مذاکرات نہیں کرتے تھے، یا حکومت یہ نہیں کہے گی کہ آپ جو ہیں وہ مذاکرات کریں۔ پھر یہ ہوا کہ یہ جو مذاکرات کا دورانیہ تھا جو کہ ٹوٹ چکا اور مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جتنا بھی دور تھا مذاکرات کرنے کے حوالے سے، اس میں خان صاحب کو یہ کامیابی ہوئی کہ انہوں نے جو ڈیلیگیشن ملنے کے لیے آتے تھے ان کے ذریعے پارٹی کی جو نئی صف بندی کرنی تھی، جن لوگوں کو فارغ کرنا تھا، اس دورانیے میں جو ملاقاتیں ہوتی رہی، انہوں نے اپنا پارٹی سٹرکچر جو تھا وہ بہتر کر لیا اور ایک ہی ساتھ میں کبھی بھی اتنے لوگوں کو اگر یہ مذاکرات نہ ہوتے تو انہوں نے اڈیالہ جیل میں خان صاحب کو ملنے نہیں دینا تھا۔ لیکن آج خان صاحب نے خود سے کہہ دیا کہ یہ مذاکرات ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ ایک محض ڈونگ ہے، اس ڈونگ کو رچایا گیا اور ہم ان کھٹ پتلیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے جو کہ ہم نے کر دیا۔ تو یہ باتیں خان صاحب کی اس بات کی گمازی کرتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ چیزوں کو سمجھ چکے ہیں۔ دو نقطے آخری اور بڑے اہم ہیں، خاکی اور کالی وردی کا فرق کیسا ہے، یہ بڑا اچھا مکالمہ ہوا۔ یہ جو حارث ہیں، خواجہ حارث جو اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کے وکیل ہیں، جو ملٹری کورٹس نے سزائیں سنائی تھی اور ملٹری کورٹ میں جو سزا سنائی کی، اس کے حوالے سے
बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उस बहस के दौरान ये सवाल हुआ, मैं बल्कि आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं इन जज साहब को हम ही जवाब दे देते हैं। यूनिफॉर्म में फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जनिबदार हो सकता है, ये जस्टिस मुसर्रत हलाली ने ये सवाल पूछा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि यूनिफॉर्म पहन के, खाकी यूनिफॉर्म पहन के एक फ़ौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जनिबदार हो सकता है। यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आरस ने जवाब दिया। आप कहना चाहते हैं कि काली और खाकी वर्दी में कोई फ़र्क नहीं, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया। मुसर्रत हलाली ने कहा कि फौजी वर्दी पहने हुए एक जज गैर जनिबदार कैसे हो सकता है। तो ख्वाजा आरस ने कहा कि आपने भी तो वर्दी पहन रखी है, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि काली और खाकी वर्दी में फ़र्क है। अब देखें कि जिन जजों को, जिन्होंने काला कोट पहना हुआ है, काली वर्दी पहनी है, इनको खाकी वर्दी वाले ही कहते हैं, तो ये फैसले करते हैं। जो जज जस्टिस मंदोखेल हैं, इन्हें काली और खाकी वर्दी में कहते हैं, फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क ऐसे है कि ऊपर आपने भी काला कोट पहना हुआ है, लेकिन अंदर सर्दी से बचने के लिए आपने भी खाकी वर्दी पहन रखी है। आपका ऊपर काला कोट है, लेकिन नीचे आपकी भी खाकी वर्दी। अगर ये ना होती तो आप इंसाफ ना कर रहे होते, ज़मानत हो जाने के बाद लोग कैसे गिरफ्तार होते। आप क्यों, जो इद्दत में निकाह वाले केस थे, इनको क्यों उड़ा नहीं दिया, इनको क्यों नहीं सुना। अगर आप जजों ने नीचे खाकी वर्दी काली के नीचे ना पहनी होती तो ये नवाज शरीफ साहब को सज़ा क्यों देते, और सज़ा देने के बाद इससे बड़ा जुर्म कि उसको माफ़ क्यों करते। तो आज तक मुल्क के अंदर कोई डिक्टेटर आए, किसी को मार्शल लॉ लगाना पड़े, किसी की रात 12 बजे अदालत खोल के हुकूमत ख़त्म करनी पड़े, या किसी की हुकूमत लानी पड़े, तो ये सारा काम तो इन्हीं काली वर्दी वाले जजों ने किया, और अंदर इन्होंने खाकी वर्दी पहन रखी है नीचे। तो ये खाकी वर्दी हो या काली वर्दी हो, जज साहब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपके दिल पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ज़हन पे फ़र्क नहीं पड़ता, उस वक्त तक हमें काली वर्दी भी खाकी लगती है, और खाकी वर्दी भी हम अगर देखें गौर से तो वो काली लग रही है। यानी कि आप दोनों वर्दियां पहन के इस वक्त बैठे हुए हैं, तब मानेंगे आप काला कोट पहनते हैं जब आप आज़ाद हो जाएंगे और खाकी वर्दी वालों का प्रेशर आपके ऊपर से जो है वो हट जाएगा। पीपल्स पार्टी मुजरिम कैसे है। आप देखें, पीका एक्ट बना, और पीका एक्ट जब बना तो इसके अंदर बड़े मारूफ एंकर हैं शहजाद इकबाल साहब गए, चूँकि एंकर्स की एक तंजीम है, उसको वजह बना के जब वहाँ पे पहुँचे तो कहते हैं कि हमने पीका एक्ट रुकवाने के लिए पीपल्स पार्टी के लोगों से बात की, मगर उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं। ये वो जमहूरियत के दावेदार लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पीछे लाखों लोग खड़े हैं, हमें कमेटी में सिर्फ 5 मिनट बामुश्किल बोलने दिया गया। जब वहाँ बात करने के एंकर्स की जो तंजीम है जिसमें शहजाद इकबाल थे, तो ये बयान करते हैं कि वहाँ 5 मिनट से ज़्यादा भी हमें बात नहीं करने दी गई। पीपल्स पार्टी जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती है, जो जमहूरियत की दावेदार है, इसकी हालत ये है कि ये इतने बड़े मुजरिम हैं कि पीका एक्ट इन्होंने ही करवाया, और करवाने के बाद कहते हैं कि हम बड़े जमहूरियत पसंद भी हैं, और साथ ही कहते हैं कि हम बड़े मजबूर भी हैं। तो लिहाजा दो मुँह वाली पीपल्स पार्टी इस दौर में बन चुकी है। वो भट्टो साहब की लेगेसी ख़त्म हो चुकी, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद की वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब जो पीपल्स पार्टी है ये जमहूरियत वाली नहीं, बल्कि ये कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, और ये पार्टी के जो तौर तरीके थे, जो इसकी एक स्ट्रेंथ थी जिसने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ बड़ा काम किया, वो चीज़ें अब इनके अंदर जो हैं वो दिखाई नहीं देती, चूँकि लीडरशिप का फुकदान है। शहबाज शरीफ साहब का एक और झूठ किस नौयत का सामने आया, अगर आप इसको देखें तो नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। ये इतना बड़ा झूठ है कि अगर आपने जदीद टेक्नोलॉजी से और बाकी फ़नी तालीम से रास्ता करना है तो इंटरनेट क्यों बंद करते हैं, उन्हें सहूलियात क्यों नहीं देते, और सिर्फ लैपटॉप जो है वो अपने मनपसंद लोगों को क्यों देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सच्ची बात है। तो ये झूठ के ही बराबर हो सकती है। आप ऐसा सिर्फ कह सकते हैं, आप ऐसा कर नहीं सकते, और आप ऐसा करना नहीं चाहते। अपना ख्याल रखें। गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।